इक्वेशन है ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन है फॉर जनरल रिएक्शन, यानी कि इसका दूसरा पार्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन का। ऐसे कह लें कि लॉ ऑफ मास एक्शन को मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये समझ लें कि लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसका दूसरा पार्ट है, उसमें हम कह रहे हैं कि अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन विद दिस जनरल रिएक्शन। ये क्या है? जनरल रिएक्शन है। इसमें ए और बी, ये ए ये बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं और इसके साथ जो उनसे रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ये क्या हैं? ये रिएक्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप बात कर लेते हैं जी, यहाँ पर सी ए ओ प्लस सी ओ टू, ठीक है, और सी ए सी ओ थ्री बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। इसी तरीके से ये दोनों और ये जो उनसे साथ है ना, ये क्या साथ लिखा हुआ है? वन वन, और यहाँ पर भी करके एक वन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो उनसे हैं सी कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जगह पर ए प्लस बी आ गया है, ठीक है ना। और ये जो उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में सी प्लस डी है, ये कैपिटल सी कैपिटल डी, ठीक है। और जो उनसा ये ए बी कैप स्मॉल ए स्मॉल बी जो उनसा है, ये क्या है? ये मोल्स हैं, ये मोल्स हैं, यानी कि ये मोल्स को जाहिर कर रहे हैं। जो उनसे रिएक्टेंट्स हैं उनके मोल्स को जाहिर कर रहे हैं, ये स्मॉल है और स्मॉल बी, ठीक है ना। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का मोल क्या है? एक। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल क्या है? एक। ये दोनों एक एक मोल आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल। इस तरीके से ये दोनों ए कैपिटल स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी के मोल्स, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये रिएक्ट करते हैं आपस में और बनाते क्या हैं? कैपिटल सी और कैपिटल डी विद दी मोल्स ऑफ कैपिटल स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ठीक है ना। और फिर दोबारा से ये सी और डी, कैपिटल सी और कैपिटल डी के मोल्स स्मॉल सी और स्मॉल डी आपस में रिएक्ट करते हैं और दोबारा से कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है ना, के साथ इसके मोल्स दोबारा से बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिएक्शन जो उनसा है ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी है, ये रिवर्स डायरेक्शन के पीछे भी जा रहा है, ठीक है ना। मैंने वजाहत कर दिया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। ए और बी जो उनसे हैं ये मिलकर सी और डी बना रहे हैं और सी और डी आपस में मिलकर ए और बी दोनों बना रहे हैं, ठीक है। ये रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है। ये आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लिखी हुई है जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपकी बुक में जो सी डेफिनेशन है वो ये है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन। यानी कि ये देखिए, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मैंने रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात बता दी थी कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड, एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आ गया, ये द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस, मोलर कंसंट्रेशंस कह लो, ठीक है ना, मोलैरिटी कह लो, मैंने बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। या तो आप इसे मोलैरिटी कह सकते हैं, या फिर आप इसे मोलर कंसंट्रेशन कह सकते हैं, या फिर आप इसे वो भी कह सकते हैं, क्या नाम है, एक्टिव मैस भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसा मैस, रिएक्टेंट का ऐसा मैस जो रिएक्शन को चला रहा है, जो रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है, हम उसे कहेंगे ये उस रिएक्टेंट का एक्टिव मैस है, ठीक है ना। ओके, आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मिसाल भी दी थी कि अगर आप 100 रुपये लेते हैं, 100 में से 50 रुपये की आप नान चने खा लेते हैं और बाकी 50 रुपये रह जाते हैं, वो 50 रुपये क्या हो जाएगा? जो उनसे अपने खर्च लिए वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, वो आपको वो एक्टिव हैं, यानी कि वो खर्च चुके हैं, आप एक्टिव कर लिए हैं, वो आपने एक्टिवेट हो गए हैं वो, ठीक है ना। और जो उनसे 50 रुपये बाकी रह गए हैं वो अभी डीएक्टिवेट हैं, ठीक है ना, डीएक्टिवेट है, अभी आपने उसे एक्टिव करना है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, ये क्या है? ये एक्टिवेट हैं, ये क्या है? ये इनका एक्टिव मैस है,
एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, इनका एक्टिव मास, यानी कि ये क्या है, एक मोल क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना, एक्टिव है। एक मोल, एक मोल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव है, और एक्टिव कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं एक मोल, ठीक है। समझ आ गई आपको एक्टिव मास क्या होते हैं, वो इसी की बात कर रहे हैं कि आप इसे मोलैरिटी कह लो, मोलर कंसनट्रेशन कह लो, या फिर एक्टिव मास कह लो। मैं यहाँ पर एक्टिव मास लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ऑफ द एक्टिव मास ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स, बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। मैंने ये पीछे बताया हुआ है कि मोलर कंसंट्रेशन को हम ये ऐसे करके ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर क्या आता है, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के ऊपर जो भी लफ्ज़ आएगा, जो भी लफ्ज़ एक्स आएगा वो क्या कहलाएगा, ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट किसे ज़ाहिर कर रही है, एक्टिव मास को, और ये जो सा ऊपर वर्ड आ रहा है ये क्या है, ये मोल, यानी कि एक्टिव जो सा मास है ना, जो सा मोल को आप ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ ये ब्रैकेट है, जबकि ये जो उनसे ऊपर है आप इसे एक्टिव मास ना कहें, आप इसे मोल कह दें। ये क्या है, ऊपर क्या है, मोल है, रिएक्टेंट्स के मोल आ जाएंगे ऊपर, ठीक है, रिएक्टेंट्स के मोल आ जाएंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ का द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट भी आ गया जी, ये देखें प्रोडक्ट भी आ गया, ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस, ये लो जी मोलर कंसंट्रेशंस भी आ गई, प्रोडक्ट के यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशंस भी आ गई, ठीक है, ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, ए और बी है ना, ये देखें ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी भी आ गए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने जहाँ पर अब बात की थी, ये ऊपर क्या आएगा, इसके मोल आएंगे, ये देखें ए के साथ कौन कितने मोल लगे हुए हैं, ए कैप स्मॉल ए ऊपर आ जाएगा और स्मॉल बी ही ऊपर आ जाएगा, बी के ऊपर स्मॉल बी, ठीक है ना। अब ये रेज्ड टू बी दी पावर, आगे कह रहा है रेज्ड टू दी पावर, यानी कि इसकी बात कर रहा है स्मॉल ए और स्मॉल बी की, ठीक है, एंड रेज्ड टू पावर इक्वल टू देयर मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होते हैं इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। वो इसकी बात कर रहे हैं मोल्स की। आपको पता है ये मोल्स जो उनसे होते हैं ना, ये रिएक्शन को क्या करते हैं, ये स्टेबल रखते हैं, पूरी मसावात को, पूरी इक्वेशन को स्टेबल रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये हम पीछे रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 ये किसके साथ रिएक्शन करता है और बनाता है जी NaC, सोडियम क्लोरेट प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। पीछे हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं ये, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 मोल हैं, ठीक है ना, 6 मोल हैं, और यहाँ पर ये 3 है क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर ये 1 बनता है। ये क्या बनता है, ये 1। ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड कितने बनते हैं, ये 5 बनते हैं, ठीक है। वो 6 बनते हैं, 5 बनते हैं, और ये जो उनसे हैं ये 3 बनते हैं, ठीक है ना। ये जो उनसे मोल्स हैं ना, ये मोल्स ये जो उनसे साथ लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, ये मसावात को बैलेंस रखते हैं पूरी इक्वेशन को। ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर 6 सोडियम है और वहाँ पर भी 6 ही होने चाहिए। ये देखिए 5 ये सोडियम आ गए और 6 सोडियम, इधर भी 6 सोडियम। इस तरीके से अब मैं ये बड़ा लंबा है, ठीक है ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ से छोटे से समझा देता हूँ कि ये 1 मोल है जी कैल्शियम का, उधर भी 1 मोल है जी कैल्शियम का, ठीक है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑक्सीजन के ये मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन के ये हैं, एक ऑक्सीजन का एटम ये है और 2 ऑक्सीजन के एटम ये 3 है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन के एटम है। यहाँ पर देखो एक कार्बन का एटम है, इधर भी एक कार्बन का एटम है, ठीक है ना, समझ आ गई होगी। फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें देखें ऑक्सीजन के 6 हैं, इधर ऑक्सीजन के 6 हैं, तो इधर भी 6 ही होने चाहिए। 3 ये ऑक्सीजन, ठीक है, 3 ये ऑक्सीजन और 3 उनसी हैं, ये 3 एकम 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
यहाँ पर 1 है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ऑक्सीजन के ये भी 3 है, ऑक्सीजन के ये भी 3 है। बात क्लियर होगी? 6 हो गए ना पूरे। फिर इसे 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन भी पूरे कर लेते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन के एटम्स हैं। ये देखें, एक ये है, एक क्लोरीन का एटम ये है, ठीक है। 5 क्लोरीन के एटम ये हैं, 5 एकम 5 एकम 5, 5 क्लोरीन के एटम्स ये हैं, और एक क्लोरीन का एटम ये है। ये कि 6 क्लोरीन के एटम हो गए, और यहाँ पर 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमने अंदाज़ा लगा लिया है, जो उनसी बात है ना, ये जो उनसी मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि जो उनसे मोल्स है ना, ये मोल्स, ये रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, ये स्टेबल रखते हैं, उसको स्टेबल रखते हैं, ठीक है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उनको बैलेंस रखते हैं इक्वेशन को। हर तरफ एलिमेंट्स, इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक एटम के, उसकी मिकदार दूसरी तरफ मौजूद उसी वाले एटम की बराबर होनी चाहिए। ये मोल्स का फ़ायदा ये है, ठीक है ना। वो ये बात कह रहा है यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में, टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि ये देखें, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। बैलेंस रखते हैं ये इक्वेशन को, ठीक है। समझ आ गई, मैंने आपको बहुत तफसील से बता दिया है कि बैलेंस कैसे रखते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन को चला कौन रहा है, इस तरफ वाले रिएक्शन को प्रोसीड कौन कर रहा है, इस तरफ वाले। ये डायरेक्शन किस तरफ है, ये फॉरवर्ड है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सा रिएक्शन चल रहा है, ये किसकी वजह से चल रहा है, इन दोनों की वजह से, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर भी ये है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। इसमें जो सा रिएक्शन है, ये कौन सा प्रोसीड कर रहा है, ए और बी हमने लिख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर जो से मोल्स है ना, ये वाले मोल्स, ए के कैपिटल ए के स्मॉल ए का मोल है, और कैपिटल बी जो सा है इसके साथ स्मॉल बी का मोल आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। फिर इसी तरीके से रिवर्स रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि रिवर्स रिएक्शन भी ऐसा ही होगा। इसमें चूँकि 2 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, 2 प्रोडक्ट्स का हासिल ज़रब, यानी कि 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये लो जी हासिल ज़रब 2 प्रोडक्ट्स का, ये आ गया। अब इसके ऊपर सी के मोल्स और डी के मोल्स, सी के मोल्स और डी के मोल्स, 2 प्रोडक्ट्स का तो हासिल ज़रब आ गया। अब उसके बाद इसके ऊपर मोल्स भी लगाने हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के, ये कितने कितने मोल्स हैं। अब उसके बाद मैंने ये किया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने के एफ, इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। ये क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। हमने के एफ क्यों लिया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया, इज इक्वल टू के एफ, ये ए और बी आ गया। फिर रिवर्स रिएक्शन है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी और डी। फिर इसी तरीके से इज इक्वल टू हमने ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे। कांस्टेंट कौन सा लेंगे, रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट लेंगे, के आर, सी और डी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया, ये दोनों इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम, आपको पता है कि प्रोड्यूस हो जाता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, हर सिस्टम अपने आप को स्टेबल रखता है। स्टेबल रखने के लिए क्या करता है, वो अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार को, ठीक है ना, की मिकदार का तनासुब सिर्फ और सिर्फ एक ही परसेंटेज पर रखता है। यानी कि एक ही परसेंटेज पर ही प्रोडक्ट्स भी बन रहे होते हैं और एक ही परसेंटेज पर ही रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 50% 100% में से 50% जो सी प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं, कंबाइन होती हैं, और 50% ये बनाती हैं, ठीक है ना। 50 फॉर एग्जांपल 100% ही मिल जाती हैं, कम्बिनेशन 100% का ही हो जाता है, तो 100% प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। फिर इस तरीके से 100% प्रोडक्ट्स फिर से बनती हैं, फिर से आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं, रिएक्टेंट्स बनाती हैं। यानी कि 100 ऐसे ही ये चलता रहता है, ठीक है ना। डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि कोई भी जो उनसा रिएक्शन मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसकी मिकदार क्या हो जाएगी, इक्वल होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन जो उनसा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन
आपस में इक्वल हो जाएंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब के एफ जो सा है ये क्या है, आर एफ इज इक्वल टू किसके होता है, के एफ ए और बी इज इक्वल टू द के आर सी और डी, के आर सी और डी। फिर इसी तरीके से के एफ है, ये के आर जो सा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट को हमने अलग कर लिया और जो उनसे ए बी सी डी थे उनको हमने अलग कर लिया। कांस्टेंट्स के एफ है और यहाँ पर के आर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाए, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू द सी डी डी। इधर सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएंगे ना, और ये जो सा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। जैसे ये डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हमें पता है कि द रेशो बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट आपस में इक्वल होता है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, यानी कि रेशो बिटवीन के एफ और के आर ऑलवेज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सा है वो इक्वल होता है रेशो बिटवीन, मैं आपको बताता हूँ, रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द मोलर, ये बोले मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ओके, रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि ये जो से ए बी सी डी स्मॉल है ना, ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में ये मसावात को हमेशा इक्वल ही रख रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्लियर। मैंने आपको बता दिया द रेशो बिटवीन, मैंने आपको इसकी तारीफ भी बता दी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है, ये इसकी तारीफ है। अब उर्दू में भी बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द, ये क्या है, हासिल ज़रब है, दरमियान में प्रोडक्ट का जो सी मोलर कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की जो सी मोलर कंसंट्रेशन है उसके हासिल ज़रब के और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के और विद और के साथ, ये जो उनसे ऊपर मोल्स दिख रहे हैं ना, इसकी बात कर रहा हूँ, विद मोल्स, जो क्या कर रहे हैं, जो मसावात को, ये मोल्स का काम क्या है, ये मसावात को बैलेंस रखने में मदद करते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसकी बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास ये जी होगी क्लियर। अब इस इक्वेशन की वजह से हम थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपकी बुक में, और 2NO बना रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा होगा, यहाँ पर मैंने किया हुआ क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कौन चला रहा है, ये दोनों। फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरफ को होता है ना, इस तरफ को होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा इस तरफ को होता है। इस तरफ को कौन चला रहा है, इस तरफ को कौन चला रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये लो जी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ गई विद इट्स मोल्स। मोल्स कहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट डाल के इसके मोल्स लिखेंगे ना। ये ब्रैकेट क्या, मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रही हैं, ठीक है ना। बल्कि यार इन्हें ऐसे नहीं समझ आएगी आपको, मैं आपको करके दिखाता। ओ भाई ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड की। अब इज इक्वल टू चूंकि आ गया इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट भी लगा देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन को कौन चला रहा है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही चला रही है ना, ये थोड़ी चला रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बन रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में जी नाइट्रोजन भी आ गया, नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन विद इट्स मोल एंड मोल ए थोड़ी है, इसका एक है। फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मोलर कंसंट्रेशन विद इट्स मोल एंड मोल इज ऑलवेज इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि बैलेंस कर रहे होते हैं इक्वेशन को, ठीक है ना। कैसे बैलेंस कर रहे होते हैं, ये एक इधर है, एक इधर है, दो उधर है, दो नाइट्रोजन इधर है, ये देखिए नाइट्रोजन के दो एटम्स इधर हैं, तो उधर भी दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं। इधर अगर दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं ना, 2 एकम 2, ये देखें इधर कुछ भी नहीं तो एक, इधर कुछ भी नहीं तो एक, 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो उधर भी 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है ना। समझ आ गई होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
ठीक है, ये बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन को, दो ऑक्सीजन के एटम से, इनके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, उधर भी यही है, दो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ये देखें, दो नाइट्रोजन, 2 एकम 2, ये देखें ना, नाइट्रोजन के नीचे एक है, एक किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, आ गया ना ये। फिर इसी तरीके से ये एक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के नीचे एक लिखा हुआ है, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से ऑक्सीजन आ जाएगा, ये देखें ऑक्सीजन आ गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरीके से अब रिवर्स रिएक्शन की बात करता हूँ मैं, रिवर्स रिएक्शन की बात करता हूँ कि रिवर्स रिएक्शन है, उसमें कांस्टेंट हम लेंगे, ये वाला रिवर्स कांस्टेंट लेंगे। रिवर्स रिएक्शन में हम जो सा कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे वो भी रिवर्स इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सा हम लेंगे प्रोडक्ट, चूँकि यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है, यहाँ पर ये रिवर्स रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन कौन चला रहा है, ये प्रोडक्ट चला रही है, ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो सा है ये रिएक्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट जो सा है ये रिवर्स रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का काम करेगा, इसलिए ये जो सा NO आ जाएगा विद मोलर कंसंट्रेशन एंड विद इट्स मोल्स, ठीक है ना, समझ आ गई आपको, मोल्स भी आ जाएंगे, ये मोल्स आ गए, ठीक है ना, ओके। ये देखें, आपने ये भी बात नोटिस करनी है कि ये जो उनसे मोल्स ये ऊपर वाले हैं ना, 1+1, जब 1+1 आपस में मिलेंगे तो 2 बन जाएंगे, यानी कि रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के मोल्स जो उनसे हैं वो ऑलवेज इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन के मोल्स, रिवर्स रिएक्शन के मोल 2 हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये भी बात याद रखनी है। फिर इसी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो उनसा है, अब यहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये वाली मसावात, इसमें C और D, ये देखें C और D क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऊपर आ गई, ये लो जी, मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये देखें C और D है, C और D है, प्रोडक्ट ऊपर आ गई विद इट्स मोल्स, ये लो जी प्रोडक्ट, ये जो सी ये वाली प्रोडक्ट ये ऊपर आ जाएगी, प्रोडक्ट ऊपर आ गई विद इट्स मोलर कंसंट्रेशन एंड विद इट्स मोल्स, प्रोडक्ट ऊपर आ गई। ये फार्मूला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये फार्मूला कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। फिर इसी तरीके से नीचे रिएक्टेंट आ गए, ये देखेंगे ये वाले रिएक्टेंट A और B रिएक्टेंट ही तो है ना, ये देखिए नीचे ही तो लिखे हुए हैं A और B रिएक्टेंट विद इट्स मोल्स एंड विद मोलर कंसंट्रेशन के साइन से। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये लें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है विद इट्स मोल्स, ये लो जी। हमेशा याद रखना कि ऊपर वाले मोल्स जो उनसे हैं वो ऑलवेज इक्वल टू द नीचे वाले मोल्स, ठीक है, समझ आ गई। फिर इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, इसमें भी यही है कि सबसे पहले प्रोडक्ट लिखना है ऊपर, ये लो जी प्रोडक्ट लिख दिया, सल्फेट, प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया जी, प्रोडक्ट विद इट्स मोलर कंसंट्रेशन के साइन, और साइन के ऊपर ये स्केयर आ जाएगा, ठीक है ना, स्केयर का जाहिर कर रहा है, सल्फेट के मोल्स को जाहिर कर रहा है। और मोल्स क्या करते हैं, ये इक्वेशन को बैलेंस करने में मदद करते हैं कि एलिमेंट सल्फर के भी उतने ही होते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में भी, और उतने ही होते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में भी, रिएक्टेंट एरिया में भी सल्फर के जो उनसे एटम्स हैं वो इतने ही रहेंगे, ठीक है ना, और प्रोडक्ट एरिया में भी सल्फर के जो उनसे एटम्स हैं वो इतने ही रहेंगे, दो ही रहेंगे, ठीक है ना। मोल्स क्या करते हैं ये बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, ठीक है, हर चीज़ अपने आप को बैलेंस रखना चाहती है, ठीक है, समझ आ गया आपको, हर चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, बैलेंस रखना चाहती है। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट तो आ गए हैं, अब प्रोडक्ट चूँका नायाब होते हैं इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रोडक्ट चूँका नायाब होते हैं इसलिए प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, और रिएक्टेंट हमने डाले होते हैं वो इतने नायाब नहीं होते, वो हमने डाले होते हैं ना, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए डाले होते हैं ना, प्रोडक्ट हमारे लिए नायाब है, एक नायाब चीज़ हम प्रोडक्ट को हासिल रखना चाहते हैं, इसलिए प्रोडक्ट को पहले नंबर पर रखेंगे और दूसरे नंबर पर हमेशा रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के साइंस विद इट्स मोल्स। यहाँ पर इसका मोल क्या, ऑक्सीजन का 1 है, ये देखें कोई कुछ भी नहीं है इसके साथ तो 1 होगा। सल्फर डाइऑक्साइड के जो उनसे मोल्स हैं वो 2 हैं, ठीक है।
फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर ये इसकी बात करते हैं कि PCl3 है प्लस ये Cl2 क्लोरीन के साथ मिलता है तो PCl5 बन जाता है। ठीक है, अब चूँकि ये प्रोडक्ट बन रही है, मैं यहाँ पर ये भी ऐसे लिखता हूँ कि प्रोडक्ट जो सी है वो नायाब है हमारे लिए। प्रोडक्ट विद इट्स स्मॉलर कंसनट्रेशन साइन एंड विद इट्स स्मॉल, ए कुछ भी नहीं है तो एक है। फिर इसी तरीके से ये PCl3 है, ये नीचे क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट आ जाएंगे जो इतने आम नहीं है, इतने अहम नहीं है हमारे लिए, तो हमने डालने हैं। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट को हासिल किया है ना हमने, इसलिए प्रोडक्ट हमारे लिए अहम है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O4 बनाता है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो सी है वो N2O4 बन रही है, एक आ गया। फिर इसी तरीके से NO2 क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऊपर आएगी और ये जो से हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद मोलर कंसंट्रेशन साइन एंड विद इट्स मोल्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना, ये मोल क्या करेंगे, ये बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन के एटम्स को भी कि 2 एकम 2, नाइट्रोजन का 2 एटम्स हैं यहाँ पर भी और वहाँ पर भी 2 एटम्स ही हैं, और ये 2 जो उनसे मोल्स हैं ये ऑक्सीजन के एटम्स को भी बैलेंस कर रहे हैं कि 2 दूनी 4 हैं, 4 है ना, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, और वहाँ पर भी 4 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गई आपको। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया क्लियर। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन पार्ट 2 है ये लॉ ऑफ मास एक्शन का। इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना अगर कुछ थोड़ा वो पसंद आ गई हो आपको ये वीडियो। ठीक है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।